सुजुकी परिवार टोक्यो के उपनगर में रहने वाला एक 4 सदस्यीय परिवार है जो पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर है। अचानक पूरे शहर में बिजली चली जाती है, जिससे उनका सामान्य जीवन ठहर जाता है। परिवार को बिना बिजली, पानी और भोजन के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे बेहतर जीवन की तलाश में गांव जाने का फैसला करते हैं। इस यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो परिवार को करीब लाती हैं। अंततः बिजली लौटती है और परिवार जीवन की छोटी छोटी खुशियों की अहमियत समझता है। सुजुकी परिवार टोक्यो के उपनगरीय इलाके में रहने वाला 4 लोगों का परिवार है। फिल्म की शुरुआत में हम उन्हें अपने छोटे से अपार्टमेंट में देखते हैं। पिता योशियुकी सुजुकी टेलीविजन देखने का आनंद ले रहे हैं, जबकि उनका बेटा केंजी और बेटी यूई अपने फोन पर हैं। हम देखते हैं कि परिवार खुद को मनोरंजन के लिए पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर है और शायद ही कभी एक दूसरे के साथ समय बिता पाते हैं। अगली सुबह योशियुकी देर से उठता है और देखता है कि उसकी अलार्म घड़ी काम नहीं कर रही है। वह बाहर भागता है और अपनी पत्नी मित्सुई से पूछता है कि समय क्या हो रहा है, लेकिन पता चलता है कि कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही है। मित्सुई उसे यह भी बताती है कि बिजली से चलने वाली हर चीज बिजली गुल होने के कारण काम करना बंद कर चुकी है। यूई जागता है और यह देखकर घबरा जाता है कि एसी और टीवी भी काम नहीं कर रहे हैं। योशियुकी बिजली कंपनी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन भी बंद है। पिता और बच्चे जल्दी से कपड़े पहनते हैं और काम और स्कूल के लिए बाहर निकल जाते हैं। वे लिफ्ट के आने का इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ देखते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि बिजली गुल होने की वजह से लिफ्ट भी रुक गई है। हर कोई नीचे की ओर चलता है। अजीब और अचानक बिजली गुल होने की वजह से भ्रमित हो जाता है। योशियुकी पहले से ही देर से आ रहा है, इसलिए वह ट्रेन स्टेशन की ओर भागता है, लेकिन फिर से भीड़ से सामना होता है। पता चलता है कि बिजली गुल होने की वजह से ट्रेनें रुक गई हैं, इसलिए वे अगली सूचना तक वहां से यात्रा नहीं कर पाएंगे। लोग वैकल्पिक रूप से बस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी बिजली और ईंधन से चलने वाले सिस्टम बंद हो जाते हैं। उसी समय हम केंजी को अपनी साइकिल से स्कूल जाते हुए देखते हैं। आमतौर पर चहल पहल वाले इस शहर में कोई चलने वाला वाहन नहीं है। भ्रमित केंजी साइकिल चलाता है और देखता है कि हर कोई पैदल काम पर जा रहा है। 2 वयस्क भी बच्चे से ईर्ष्या करते हुए उसकी साइकिल पर नजर रखते हैं। जब योशियुकी आखिरकार अपने कार्यालय में पहुंचता है तो पता चलता है कि स्वचालित सामने के दरवाजे बंद हैं। यह और भी अजीब है कि उनकी कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि समय क्या हो रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसके 2 सहकर्मी कांच का दरवाजा तोड़ते हैं और काम करने के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें निराशा हाथ लगती है जब उन्हें पता चलता है कि कार्यालय के कंप्यूटरों की भी बिजली खत्म हो गई है। इस बीच मित्सु अपार्टमेंट के बाहर अपने दोस्तों से मिलती है और बिजली कटौती के बारे में चर्चा करती है। उसकी सहेलियां रात के लिए कुछ मोमबत्तियां लेने के लिए स्टोर की ओर भागती हैं। मित्सु उलझन में है क्योंकि उसे लगता है कि रात तक बिजली वापस आ जाएगी, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों के पीछे चली जाती है। किराने की दुकान पर लोग भोजन, पानी और आपूर्ति का स्टॉक करते हैं। मित्सु भी ऐसा ही करता है और सामान का भुगतान करने के लिए लंबी लाइन में इंतजार करता है। चूंकि मशीनें काम नहीं कर रही हैं, इसलिए कैशियर घोषणा करता है कि वे केवल नकद ही लेंगे। इस तरह कुछ लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए लाइन से हट जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि एटीएम भी काम नहीं कर रहा है। योशियुकी के कार्यालय में लोगों को एहसास होता है कि यह कोई सामान्य बिजली कटौती नहीं है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वास्तव में क्या गड़बड़ है। उनके बॉस ने उन्हें दिन भर के लिए निकाल दिया क्योंकि वे कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। घर लौटते समय योशियुकी एक साइकिल की दुकान पर जाता है। बिजली कटौती के कारण साइकिल की कीमतें बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर भी योशियुकी एक साइकिल खरीदता है। रात में सुजुकी परिवार घर के चारों ओर मोमबत्तियां जलाता है और शांति से अपना खाना खाता है। केंजी वॉशरूम जाता है और पाता है कि शौचालय फ्लश नहीं करता है, साथ ही नल भी काम करना बंद कर देते हैं। यूई उलझन में है क्योंकि बिजली कटौती के कारण नल खराब नहीं होने चाहिए। रात के खाने के बाद बच्चे हमेशा की तरह अपने कमरे में वापस चले जाते हैं, लेकिन वे जल्द ही अपने फोन और इंटरनेट के बिना ऊब जाते हैं। पूरा परिवार फिर बालकनी में इकट्ठा होता है और आसमान को देखता है। शहर का अंधेरा सितारों से आने वाली रोशनी को और बढ़ा देता है। परिवार ने कई सालों के बाद एक साथ क्वालिटी टाइम बिताया। बिजली कटौती के बाद अब तीसरा दिन है। परिवार का अपार्टमेंट खराब हालत में है। पानी की कमी के कारण गंदे बर्तन सिंक में जमा हो गए हैं और अपार्टमेंट में गंदे कपड़े लटके हुए हैं।
बिजली के बिना लोगों की जीवन शैली सिर्फ 3 दिनों में ही काफी बदल गई है। उस दिन योशियुकी के दफ्तर में उनके सीनियर ने सभी से कहा कि जब तक बिजली नहीं आती वे काम पर न आए। योशियुकी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो वे पैसे नहीं कमा पाएंगे, लेकिन उनके सीनियर ने उन्हें अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहा। उनका दावा है कि टोक्यो जैसे शहर में ऐसी परिस्थितियों में रहना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि जल्द ही उनके पास खाना और पानी खत्म हो जाएगा। दफ्तर के बाहर योशियुकी अपने सीनियर को अपने परिवार के साथ ग्रामीण इलाकों में जाते हुए देखता है। योशियुकी भी ऐसा ही करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि मित्सुई पानी लाने के लिए पास के पानी के टैंक में जाती है, लेकिन भीड़ के साथ उसे भी वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि टैंक में भी पीने का पानी खत्म हो जाता है। इस बीच योशियुकी कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक जाता है, लेकिन भीड़ द्वारा धक्का दिए जाने के बाद वापस लौट आता है। बिजली कटौती का अब 7वां दिन है। सभी किराना दुकानों में खाद्य और आपूर्ति खत्म हो गई है, कार्यालय और स्कूल बंद हो गए हैं और बिजली की कमी के कारण सभी कारखाने बंद हो गए हैं। अधिक से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों की ओर जा रहे हैं और सुजुकी परिवार ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। अगले दिन वे अपना बैग पैक करते हैं और सुबह सुबह अपनी साइकिलों पर निकल पड़ते हैं। बच्चे अपनी साइकिल चलाते हैं, जबकि योशियुकी मित्सु को अपनी साइकिल के पीछे बिठाता है। उन्हें बीच रास्ते में पीने का पानी खरीदना पड़ता है, लेकिन सभी दुकानें इसकी कीमत बहुत ज्यादा रखती हैं। मित्सु मोल तोल करके अपेक्षाकृत कम कीमत पर पानी खरीद लेती है। वे आराम करने और दिन भर खाने के लिए एक जगह रुकते हैं और काम खत्म होने के तुरंत बाद निकल पड़ते हैं। अंत में वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां से वे मित्सु के गांव कागोशिमा के लिए उड़ान भरने की योजना बनाते हैं, जहां उसके पिता रहते हैं। उन्हें बताया गया कि उड़ानें अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन जब वे हवाई अड्डे के बाहर अधिकारियों से शिकायत करने वाली भीड़ को देखते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। पता चलता है कि उड़ानें हाल ही में रद्द कर दी गई हैं और जब तक बिजली वापस नहीं आती तब तक वे फिर से शुरू नहीं होंगी। कहीं और जाने के लिए जगह न होने पर परिवार पास के एक होटल में पहुंच जाता है। होटल का मालिक उनकी स्थिति का फायदा उठाता है और उनसे बहुत ज्यादा कीमत वसूलता है, लेकिन परिवार शिकायत नहीं करता। रात में यूई उन्हें घर वापस जाने का सुझाव देती है, लेकिन योशियुकी के अनुसार टोक्यो में कोई भोजन या पानी नहीं बचा है, इसलिए वहां जीवित रहना असंभव है। उन्हें साइकिल से कागोशिमा जाना होगा। अगले दिन केंजी और यूई एक किताब की दुकान पर जाते हैं और स्थानों को नेविगेट करने के लिए एक नक्शा लेते हैं। इस बीच माता पिता योशियुकी की शराब की 2 बोतलों के बदले साइकिल और कुछ खाने का सौदा करते हैं। फिर परिवार अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ घंटों के बाद वे अंततः एक राजमार्ग पर पहुंचते हैं, जहां उनके जैसे कई यात्री ग्रामीण इलाकों की यात्रा कर रहे हैं। रात में वे एक शिविर में रुकते हैं और साथी यात्रियों के साथ वहां रहने का फैसला करते हैं। एक जोड़ा उन्हें पानी पीते हुए देखता है और कुछ मांगता है, लेकिन परिवार झूठ बोलता है कि यह आखिरी बोतल है। वे खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वे यात्रा जारी रखते हैं और लाशों से भरी एक अंधेरी सुरंग में पहुंच जाते हैं। बूढ़ी महिलाएं उन्हें इसे पार करने में मदद करती हैं। बिजली कटौती के 16 दिन बाद अब परिवार एक नदी के किनारे है, जब पानी की उनकी आखिरी बोतल खत्म हो जाती है। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण योशियुकी सीधे नदी का पानी पीता है। नदी के किनारे से निकलने के बाद एक भयंकर तूफान आता है, जिससे परिवार अपनी साइकिल और सामान छोड़कर पास के इलाके में शरण लेता है। तूफान के बाद वे अपनी बाइक पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि उनकी एक बाइक का टायर खराब हो गया है। इसके अलावा उनके सारे कपड़े और खाने पीने की चीजें भी बर्बाद हो जाती हैं। जल्द ही वे पास के शहर में पहुंच जाते हैं और बच्चे भोजन और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। योशियुकी और मित्सु को आराम करने के लिए पीछे छोड़ देते हैं। वे किराने की दुकान ढूंढने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन देखते हैं कि खाने के सामान का सारा सामान गायब है। केंजी साइकिल का टायर ढूंढता है, लेकिन वह भी बिक चुका होता है। फिर उसे बैटरी वाला पानी मिलता है, जो कि सिर्फ आसुत जल होता है और पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूई बिल्ली का खाना लेती है और उन्हें उनके माता पिता के पास वापस ले आती है। वह पहली बार बिल्ली का खाना आजमाती है और उसे घिनौना पाती है, लेकिन परिवार को जीवित रहने के लिए समझौता करना पड़ता है। केंजी अपने फोन के कवर का इस्तेमाल करके टायर को ठीक करता है और वे फिर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे बैटरी वाले पानी और बिल्ली के खाने पर 1 हफ्ते तक जीवित रहते हैं और फिर 22वें दिन कैंपरों के एक समूह से मिलते हैं।
कैंपर उन्हें सड़क किनारे खाने योग्य खरपतवारों के बारे में बताते हैं। उनमें से एक व्यक्ति गैर डिजिटल कैमरे से परिवार की तस्वीर लेता है और वादा करता है कि बिजली आने पर वह उन्हें तस्वीर भेज देगा। वे कुछ घंटों तक साथ साथ यात्रा करते हैं और फिर अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। 43वें दिन वे एक मछली घर के सामने पहुंचते हैं जहां लोग मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं। परिवार खुशी खुशी लाइन में लग जाता है क्योंकि उनके पास अब सीमित भोजन बचा है। लेकिन उनकी बारी आने तक सब कुछ बिक चुका होता है। योशियुकी मछली बेचने वाले व्यक्ति से बच्चों को कुछ देने की विनती करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। निराश परिवार यात्रा के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन भोजन और पानी की कमी के कारण जल्द ही थक जाता है। एक दिन वे एक खेत में पहुंच जाते हैं जहां योशियुकी एक कीट खाने वाला होता है। तभी उन्हें पास में एक सुअर दिखाई देता है। जब योशियुकी सुअर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन वे भूखे होने के बावजूद उसे काटने से कतराते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और सुअर को खुद ही काटता है। वह खुद को तनाका के रूप में पेश करता है और परिवार से सुअर को अपने खेत तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कहता है। अपने घर पर वह परिवार को भोजन परोसता है। वे पिछले कुछ दिनों से भूखे रहने के कारण इसे पूरी तरह से खा जाते हैं। अगले सप्ताह वे तनाका के साथ रहते हैं, लेकिन फिर गांव की ओर अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। 3 दिन बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। पता चलता है कि जिस नक्शे का वे अनुसरण कर रहे थे वह पुराना था, इसलिए अब उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होगी। वे लकड़ी के टुकड़ों से एक नाव बनाते हैं और मित्सु और युई को दूसरे छोर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर योशियुकी और केंजी साइकिल लेने के लिए वापस आते हैं। हालांकि तभी बारिश शुरू हो जाती है और पानी तेज गति से बहने लगता है। योशियुकी को अपने साथ बहा ले जाता है। केंजी अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पानी में सिर्फ उसकी विग ही मिलती है। परिवार नदी के किनारे बैठकर रोता है और योशियुकी की मौत पर शोक मनाता है। कुछ समय बाद वे पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तीनों तानाका में जमा किए गए खाने की वजह से 94वें दिन तक पहुंच जाते हैं। वे रेलवे ट्रैक पर चल रहे होते हैं जब अचानक कुछ कुत्ते मित्सु पर हमला कर देते हैं, जिससे वह सड़क से गिर जाती है। बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसकी टांग टूट गई है। वे उसे वापस ट्रैक पर लाते हैं, लेकिन कुत्ते फिर से उन पर हमला कर देते हैं। तभी भाप से चलने वाली ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। परिवार तब हैरान रह जाता है जब ट्रेन उन्हें लेने के लिए ट्रैक पर रुकती है। चूंकि यह ट्रेन कोयले से चलती है, इसलिए यह अभी भी काम कर रही है। अंदर मौजूद लोग मित्सु के घावों पर पट्टी बांधते हैं और परिवार की मदद करते हैं। अगले दृश्य में हम योशियुकी के शरीर को नदी में बहते हुए देखते हैं। सौभाग्य से वह जाग जाता है और खुद को पास के ट्रक तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तभी भाप से चलने वाली ट्रेन जिसमें उसका परिवार सवार है, वहां से गुजरती है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए योशियुकी एक स्मोक टॉर्च का उपयोग करता है। अंत में ट्रेन रुकती है और परिवार खुशी खुशी फिर से मिल जाता है। फिर ट्रेन उसे उनके गंतव्य तक ले जाती है। वे सालों बाद मित्सु के पिता से मिलते हैं और उनके साथ रहना शुरू करते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बिजली जाने के बाद 2 साल और 126 दिन बीत चुके हैं। सुजुकी परिवार कागोशिमा के खूबसूरत गांव में रह रहा है। वे मछली पकड़ते हुए और अपने कपड़े खुद बुनते हुए एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। एक दिन योशियुकी अलार्म घड़ी की आवाज से जागता है। फिर पूरा गांव वापस आने पर बिजली आने पर जाग जाता है। लाइट बल्ब काम करना शुरू कर देते हैं और फोन बजने लगते हैं। हर कोई हैरान है, लेकिन कोई नहीं जानता कि बिजली वापस कैसे आई। कुछ सप्ताह बाद परिवार टोक्यो में अपने पुराने जीवन में वापस आ जाता है। समाचार में कहा गया है कि 2.5 साल तक बिजली गुल रहने का कारण सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह आतंकवादी संगठन का काम था, लेकिन कारण की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है। फिल्म तब खत्म होती है जब परिवार को एक तस्वीर मिलती है जो किसी अजनबी ने यात्रा के दौरान उनकी खींची थी। बिजली गुल होने से लोगों को जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सिखाया जाता है, जिन्हें वे हल्के में लेते थे। जैसे सुजुकी परिवार जो एक दूसरे की परवाह नहीं करता था, वह उन कठिनाइयों के कारण पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गया जिसका उन्हें सामना करना पड़ा।